हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ईसीएल के बारे में कुछ अहम जानकारी, क्योंकि ईसीएल की वैकेंसी आ चुकी है और इसी से संबंधित क्वेश्चन आए ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ चर्चा करने वाली, इसी से संबंधित कुछ जानकारी, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, कितनी मशीनें हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या ऑफ टेक रहा कोल का, क्या डिस्पैच हुआ, इन सभी के बारे में हम आज जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले जो है ईसीएल का जो फॉर्मेशन हुआ है वह फॉर्मेशन हुआ 1975 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है सेंकुटोरिया, वेस्ट बंगाल है। और इसका ऑपरेशन जो चलता है यानी कहाँ कहाँ पर ईसीएल का जो है, तो वहाँ है वेस्ट बंगाल और झारखंड, यानी कि दो राज्यों में जो है आपका ईसीएल वर्क करता हुआ है। ठीक है, आगे और देखते हैं, बात करते हैं इसके एरियाज़ के बारे में। तो जो आपका ईसीएल में आपके टोटल 14 एरिया, तो देख लेते हैं 14 एरिया कौन कौन से हैं। तो है बंकोला है, कजोरा है, जांजरा है, केंदा है, मुगमा है, सुदेनपुर है, एसपी माइंस है, कस्तूरिया, पानेश्वर, राजमहल, सालनपुर, सतग्राम, सोनपुर, बजरी एंड श्रीपुर। तो इस प्रकार से ये टोटल 14 एरियाज़ हैं। बात करें इसके अंतर्गत आने वाले टोटल माइन है, तो टोटल माइन है जो ईसीएल के वहाँ है 80, और जिसमें ओपन कास्ट माइन है 22, अंडरग्राउंड माइन है 48 और मिक्स जो है वहाँ है 8। इस प्रकार से टोटल हो गई आपकी 80 माइंस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो में एक एक चीज़ें आपको एक एक नंबर दिला सकती है, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटा तो आपको इस जो एग्ज़ाम से आउट होना पड़ेगा, यानी कि एक एक नंबर कीमती होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जो हमारे कोल मिनिस्टर कौन है, श्री प्रहलाद जोशी है। ठीक है, प्रहलाद जोशी हमारे श्री कोल मिनिस्टर है। ठीक है, पार्लियामेंट अफेयर्स के। एंड श्री रावत साहेब पाटिल दानवे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन माइंस, कोल एंड रेलवेज के। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में थोड़ी जानकारी। और हमारे चेयरमैन कौन है, हमारे चेयरमैन है श्री AP पांडा। ठीक है, ईसीएल के चेयरमैन कौन है, श्री AP पांडा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ईसीएल के चेयरमैन कौन है, श्री AP पांडा। और कोल मिनिस्टर कौन है, हमारे कोल मिनिस्टर है हमारे श्री प्रहलाद जोशी। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी, यानी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होती है, उसके लिए कुछ मिशन होते हैं। इस मिशन को प्राप्त करने की साथ ही हम अपनी जो कंपनी है उसको किसी अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते हैं, अचीवमेंट्स बहुत ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मिशन को होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं सबसे पहले मिशन कौन सा है इनका, मिशन स्वदेश। तो मिशन स्वदेश का क्या है, देखते हैं इसका मेन मकसद। तो मिशन स्वदेश हैज़ बीन लॉन्च टू अचीव ग्लोबल लीडरशिप, यानी कि ईसीएल क्या है कि ग्लोबल लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना चाहता है, और इसके साथ साथ उसके जो कुछ इश्यूज़ हैं, है ना, चैलेंजेस मिलने के कारण हम जो भी इश्यूज़ हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग क्लियर करते जाते हैं। जैसे कि इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट करना है, एनवायरनमेंट की सेफ्टी करना है, हेल्थ हो गया, हाइजीन हो गया, है ना, इन सभी की क्या है मतलब कि इनको लेके चलना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लगातार डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ और हाइजीन, इन सब के प्रति हमें क्या होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। यही मिशन स्वदेश का मुख्य मकसद है ना, और बेटर फ्यूचर है फॉर ईसीएल के लिए। ठीक है, तो मिशन स्वदेश आपका क्या है, इसका मेन मकसद है कि मतलब कि जो है लीडरशिप बनाना, ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप बनाना, और जो भी है सतत डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन, इन सभी को मतलब लेके चलना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट मिशन है मिशन कौन सा, संजीवनी। मिशन संजीवनी क्या कहता है, मिशन संजीवनी हैज़ बीन लॉन्च टू रीजेन्युएशन ऑफ ईसीएल हैज़ एम्स सिस्टमेटिक एडवांसमेंट, यानी कि इसे जो है संजीवनी का जो मेन मकसद है वो क्या है, सिस्टमेटिक एडवांसमेंट करना है, न्यू जॉब्स एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस और न्यू इनिशिएटिव्स, यानी कि इसका मेन मकसद क्या है संजीवनी का। तो संजीवनी का मेन मकसद है कि सिस्टमेटिक एडवांस होना चाहिए, है ना, कोई भी काम जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना, तो इसी के लिए सिस्टमेटिक एडवांसमेंट कहा गया है। एंड जॉब्स होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड बिजनेसेस होने चाहिए, और एक नए नए पहल्स और नए नए आइडियाज़ होने चाहिए। तो इसी के बारे में मिशन संजीवनी में कहा गया है। देखते हैं मिशन सुमित। मिशन सुमित क्या कहता है, तो इसका भी क्या है, सिस्टमेटिक अपग्रेडेशन, यानी कि सिस्टमेटिक अपग्रेडेशन है माइनिंग एंड माइनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि यह क्या कह रहा है मिशन सुमित में क्या हो रहा है कि ये अपग्रेडेशन कर रहा है किसमें, माइनिंग टेक्नोलॉजी में और उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ में क्या होता है अपग्रेडेशन होते ही रहता है। जैसे कि आपके मोबाइल में
कुछ समय के बाद एक अपडेट आता है, जिससे आपको फ़ोन क्या होता है, अपडेट्स होते हैं, कुछ फीचर्स आने लगते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि किसी भी विधि में या मेथड में हम क्या करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं, तो उसका मतलब हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए अपग्रेडेशन की बहुत ही ज़रूरी होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो ये माइनिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं मिशन सुमित में। तो आगे के और हम लोग देखते हैं मिशन, बात करते हैं हमारे चौथी मिशन यानी कि मिशन धरोहर के बारे में। तो मिशन धरोहर के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका एम है प्रोटेक्टिंग लेगेसी ऑफ कोल माइनिंग इन द कंट्री, यानी कि जो भी हमारी माइनिंग है, कोल माइनिंग है कंट्री हमारे देश में, उनकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन्स हो गए, अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट एंड मॉडल्स ऑफ हेरिटेज नेचर, यानी इनको क्या करना है, हमारी ये धरोहर है, इनको हमें क्या रखना है, संरक्षित करके रखना है ना। तो यही मिशन धरोहर का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं पाँचवें मिशन है कि मिशन जटायु। तो इसका जो इनकरेज है, द स्पिरिट ऑफ FITE, तो जो इनका मुख्य जो उद्देश्य है इसका भी, तो वह क्या है, फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वलिटी अमॉन्गस्ट द एम्प्लॉयज़ फॉर द इमेजेस ऑफ रिनिकमेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के प्रति, इनके प्रति जो भी ट्रांसपेरेंसी, इक्वलिटी होनी चाहिए, वो फेयरनेस होनी चाहिए, है ना। यानी कि दोनों के बीच में जो काम कर रहे हैं, कंपनी मालिक और जो भी है ना एम्प्लॉयज़, उनके प्रति क्या होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी, उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी काम हो रहा है सही तरीके से होना चाहिए, यानी कि कोई घुसखोरी वाला काम नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है सही तरीके से होना चाहिए, है ना। यही मुख्य उद्देश्य इसका कि ट्रांसपेरेंसी यानी इक्वलिटी होना चाहिए अमॉन्गस्ट टू एम्प्लॉय के साथ। बात करते हैं मिशन संबंध के बारे में, है ना। मिशन संबंध क्या कहता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य कि जो भी उनके जो स्टॉक होल्डर्स, ऑल स्टॉक होल्डर कम्युनिटी एट लार्जेस्ट एज, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनकी स्टॉक होल्डर्स की जो भी प्रॉब्लम, उनको सोल्यूशन करना और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, है ना। जो भी उनसे जो भी फैसिलिटी होती है वो अल्टीमेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यह इनका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो यही है इसका मुख्य उद्देश्य कि संबंध में जो भी स्टॉक होल्डर्स है, ऑल स्टॉक होल्डर कम्युनिटी एट लार्ज एज प्रॉब्लम सॉल्व, और उनको जो भी अल्टीमेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, ठीक है, आने वाले समय की, ठीक है। बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। तो मिशन इंद्रधनुष क्या कहता है, तो मिशन इंद्रधनुष हैज़ बीन अंडरटेकर, तो ये क्या करता है कि आपकी जो भी कल्चर्स है, फेस्टिवल्स है ना, कल्चरल फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, इथेनेटिक ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश में क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या कल्चर, फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, ये सभी चीज़ें क्या आयोजित करने से क्या होता है, एक दूसरे में उनके प्रति जो है व्यवहार है, अपने अपने रीति रिवाजों की जानकारी हमें मिलती है, जो कि हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छी बात है ना। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के रहते हैं, तो उनके आपस में जो क्या होते हैं आयोजन किए जाएंगे, तो इनसे क्या होते हैं, बेहतर तालमेल होते हैं आपस में, ठीक है। तो यही इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है, क्या कि कल्चर, फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, इथनिटी, डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये हो गया। एंड 8 पॉइंट है मिशन सुदेश। तो मिशन सुदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है मेडिकल फैसिलिटीज़ टू बी एक्सटेंड एम्प्लॉयज़ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आर टू बी एक्सटेंड एम्प्लॉयज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मिशन सुदेश को सुदेश मितवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्या से क्वेश्चन बन सकता है कि मिशन सुदेश को किस नाम से जाना जा सकता है, मिशन सुदेश मितवा। नेक्स्ट है मिशन 9 मितवा। इसका मेन पर्पज है मेंटेनेंस इंस्पायर्ड टेक्निक्स एंड वर्क एजेंसी, यानी कि जो भी मेंटेनेंस है, टेक्निक्स है ना, उनको क्या करना है, इंस्पायर्ड करना है फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए ऑल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड मशीनरी अमॉन्ग विथ डेवलपमेंट एंड प्रॉपर वर्क कल्चर। तो यही मिशन मित्रा का उद्देश्य है कि जो भी हमारे मेंटेनेंस है, टेक्निक्स है, उनको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि हमारी जो भी मेंटेनेंस है, सभी इक्विपमेंट्स और मशीनरी दोनों भी ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड मेंटेनेंस माइनिंग्स जो भी है, इनको प्रॉपर कल्चर के साथ मतलब सही तरीके से इंस्पायर्ड किया जा सके, है ना, ताकि जो भी हमारे मशीन्स इक्विपमेंट सही तरीके से काम कर सके। तो मित्वा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेंटेनेंस एंड टेक्निक्स एंड वर्क एजेंसीज, ठीक है। तो जितने भी मिशन है, जितने भी जो मिशन है, आपको इनका एम याद रखना होगा कि क्या होता है इसका मेन एम, है ना। सभी मिशनों का एक एम है, जैसे कि मित्वा का मेन एम क्या है कि मेंटेनेंस इंस्पायर्ड टेक्निक्स एंड वर्क एजेंसी, ठीक है, ये इसका एम हो गया, ठीक है।
जैसे कि ऊपर वाला जो मिशन 8 है, मिशन स्वदेश, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मेडिकल फैसिलिटी को एक्सटेंड करना था, है ना, एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो सभी मिशनों को आपको याद रखना, क्योंकि एक एक मिशन से की भी क्वेश्चन बनते हैं कि मिशन स्वदेश क्या है, मिशन मितवा क्या है, मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इन सभी चीज़ों को। ठीक है, बात करते हैं मिशन जागरण की। मिशन जागरण क्या कहता है, इसका भी मेन एम क्या है, जस्ट अचीविंग ग्रीन ग्रोथ एंड रेगिमी एक्सेलरेटेड नेचर। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है कि ग्रीन ग्रोथ करना है ना, एक प्लांटेशन लगाना है ना, ये सभी इसका मेन मकसद है। ग्रीन ग्रोथ करना मतलब वही है कि प्लांटेशन करना है। ठीक है, और रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी कि हमें जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती है ना, पॉलिथीन्स होगी, इनको हमें रिड्यूस करना है, इनके यूज को। यही मिशन जागरण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ करना नेचर के प्रति और रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। द मिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग अ स्वच्छ हाय, है ना, स्वच्छ हाय सेवा कैंपेन फ्रॉम 11 सितंबर 2019 2 अक्टूबर। बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट नेम है 10R। जो 10R नाम का एक न्यू कॉन्सेप्ट निकाला गया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ECL फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द सोर्सेज, यानी कि ECL जो है अपने जो भी है फुल जो भी रिसोर्सेज है उनका पूरा का पूरा उपयोग करना चाहता है। ठीक है, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अंडर कैटेगरी ऑफ 10R। तो इसके जो 10R है ना, जो रेस्क्यू है, न्यू कॉन्सेप्ट जो भी है, R से संबंधित जो 10 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ECL के लिए फुल्ली यूटिलाइजेशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो पहला है रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिपर्पस, रिफिल, रीइन्वेंट, रिपेयर, रिड्यूस, रीडिजाइन एंड रिफर्विश। तो ये इसके जो 10R कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑप्शन में कि रिफ्यूज, रिड्यूस या रिसाइकल, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप क्वेश्चन से गलत करना सकता है, ये सभी बोल सकता है। तो यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 10R कॉन्सेप्ट किस चीज़ के लिए बना हुआ था, या इसके क्या रिसोर्सेज थे, इसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा तरीके से बनने वाला है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 10R कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, बात करते हैं मिशन देसी। मिशन देसी डिमांड डिटेक्शन, डिमांड एक्सट्रैक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ कोल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम, हार्नेसिंग एंड क्वालिटी इंपोर्ट सब्सटेंस। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मिशन देसी का, तो मिशन देसी का मुख्य उद्देश्य है डिमांड को पता लगाना, कोल को एक्सपोर्ट करना, और जो सिंप्लीफिकेशन सिस्टम यानी सरल रूप से सिस्टम को चलाने के लिए, है ना, और क्वालिटी और इंपोर्ट सब्सटेंस को मतलब कि क्या करना है, इंक्लूड करना है, यानी क्वालिटी को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट ऑफ कोल यानी कोयले की जो भी गुणवत्ता है और डिमांड को परिपूर्ण करना, यह मिशन देसी का मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार से जो भी हमारी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी थी, है ना, तो इसके 12 मिशन है, तो आप 12 मिशनों के सभी आप देख सकते हैं, इनके बारे में अच्छे से जानकारी। ठीक है, और इनके जो भी उद्देश्य है आपको ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में। तो ECL का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, तो ECL हैज़ प्रोड्यूस्ड 45.004 मिलियन टन कोल फाइनेंशियल ईयर 2022-21। तो इन्होंने 45.004 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, एंड ECL प्रोड्यूस्ड, ये तो टोटल कोल प्रोडक्शन हो गया। ठीक है ना, अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट दोनों का प्रोडक्शन हो गया। बात करते हैं अगर ECL प्रोड्यूस्ड 9.309 मिलियन टन कोल फ्रॉम अंडरग्राउंड से इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया हुआ है, इतना 9.309 फ्रॉम अंडरग्राउंड। ठीक है, एंड 35.695 मिलियन टन ऑफ कोल फ्रॉम ओपन कास्ट। ठीक है, तो ओपन कास्ट से इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया हुआ है, 35.695 मिलियन टन आपने कोल ओपन कास्ट से प्रोड्यूस किया हुआ है, एंड 9.309 मिलियन टन आपने अंडरग्राउंड से प्रोड्यूस किया हुआ है। तो टोटल जो आपका जो कोल प्रोड्यूस्ड हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 के 45.04 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी टोटल कोल प्रोड्यूस, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों देख लिए। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का। एंड जो फाइनेंशियल ईयर है, सॉरी इंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है ना, और ये जो है 31 मार्च तक का है, जो भी आपके पास फाइनेंशियल ईयर का जो भी रिपोर्ट है ये 31 मार्च तक का है, विथ अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 10.708 ओवर द प्रीवियस ईयर। यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर ये था ना,
प्रीवियस ईयर 19-20 के, है ना, 19-20 जो प्रीवियस ईयर था उसके मुकाबले यहाँ जो है 10.708 नेगेटिव ग्रोथ मिली हुई है। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव ग्रोथ हुई पिछले साल के मुकाबले, यानी ड्यूरिंग 19-20 के सीज़न में, है ना, फाइनेंशियल ईयर। अगर 20-21 के बात करें तो ये इसके प्रति नेगेटिव ग्रोथ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी ऑल्सो रिमूव ओवरबर्डन टू द एक्सटेंड ऑफ 139.585 मिलियन क्यूबिक मीटर विद अ नेगेटिव ग्रोथ 0.619%। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओवरबर्डन जो है आपका, ओवरबर्डन में भी क्या हो गया, नेगेटिव ग्रोथ मिली हुई है, एंड प्रोडक्शन में भी आपका नेगेटिव ग्रोथ मिला हुआ है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। बार बार वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले आपका जो है नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, चाहे वो आपका कोल प्रोडक्शन में हो, चाहे आपका वो ओवरबर्डन एक्सटेंड में हो। ठीक है, एंड ऑफटेक जो हुआ है, कोल का जो ऑफटेक हुआ है वह हुआ है 42.04 मिलियन टन कोल। ठीक है, विद अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 14.75% एंड अचीव्ड अ प्रोडक्टिविटी 3.97 टन विद अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 8.732 अगेंस्ट प्रीवियस ईयर। यानी कि जो प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो हमारा है वह सभी क्या हुआ है कि मतलब नेगेटिव ग्रोथ आई हुई है, चाहे वो कोल में हो, चाहे ऑफटेक हो, चाहे ओवरबर्डन एक्सटेंड हो, इन सभी में क्या हुआ है, हमारे नेगेटिव रेट आई है। क्यों आई है? क्योंकि बीच में हमारा पैंडेमिक चल रहा था ना, कोरोना के कारण, तो इसकी वजह से हमारे जो भी है सभी की सभी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नीचे की, है ना। तो ECL अचीव्ड टारगेट अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू टू रजिस्टर पॉजिटिव ग्रोथ फॉर लास्ट कंसेक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला है कि इन्होंने लास्ट जो कंसेक्टिव है ना 9 ईयर से, जो भी इनकी कंसेक्टिव थी, है ना, लगातार जो प्रोग्रेस करने की जो कंसेक्टिव थी वह 9 ईयर से रो में बढ़ती आ रही थी। क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, कंटिन्यू बढ़ रही थी। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना के चलते जो हमारी है नेगेटिव ग्रोथ हो गई। लेकिन इसके पहले 9 साल से लगातार इन्होंने, इनका जो प्रोडक्शन था वो इसमें हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ मिली थी देखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। झांझरा प्रोजेक्ट ऑफ कॉलर रिप्रोड्यूस्ड, जो झांझरा कोलरी जो है ना, इनका जो प्रोजेक्ट है झांझरा कोलरी का प्रोजेक्ट जो है, प्रोड्यूस 3.564 मिलियन टन कोल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021। यानी कि जो झांझरा प्रोजेक्ट है ना, आपका झांझरा प्रोजेक्ट है, इन्होंने 3.564 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया था, विच इज हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन फ्रॉम एनी अंडरग्राउंड माइन ऑफ द कंट्री एंड इट्स हाईएस्ट सिंस इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो हमारा झांझरा प्रोजेक्ट है ECL का, इन्होंने इतना यानी कि 3.564 कोल का प्रोडक्शन किया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 के, और यहाँ जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली अंडरग्राउंड माइन बनी हुई हमारे देश में, है ना। अभी तक की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस माइन से दी अंडरग्राउंड में? वह है झांझरा प्रोजेक्ट ECL की। ठीक है, जिन्होंने 3.564 मिलियन टन का कोल प्रोड्यूस किया हुआ है, विच इज हाईएस्ट एवर अभी तक का। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। ECL अचीव्ड OB रिमूवल 6.04, यहाँ पे मिलियन होना चाहिए था, एक्चुअली में लिखा नहीं है शायद, मिलियन क्यूबिक मीटर ऑन 33/2021 विच इज हाईएस्ट ओवर OB रिमूवल, है ना। तो इन्होंने OB रिमूवल में भी हाईएस्ट अभी तक का जो OB रिमूवल है वह भी इन्होंने निकाला है। यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने विच इज अचीव्ड OB रिमूवल 6.04 L क्यूबिक मीटर ऑन 30 तारीख 3 महीना 2021 में इन्होंने उस दिन को हाईएस्ट OB रिमूवल किया था, एक सिंगल डे में। ठीक है, एक ही दिन में इन्होंने इतना OB को रिमूव किया हुआ था। ठीक है, एंड अंडर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ECL है डिस्पैच टू, जो इन्होंने जो डिस्पैच किया हुआ है ना, कोल डिस्पैच किया हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में अगेंस्ट 2.75 मिलियन टन, है ना, अगेंस्ट 1.10 MT इन फाइनेंशियल 2019। इसके मुकाबले इन्होंने 150% का जो है ग्रोथ किया हुआ है ना। यानी कि देखो कि 2021 में इन्होंने जो डिस्पैच किया हुआ है, 2.75 मिलियन टन जो है कोल इन्होंने डिस्पैच किया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में। लेकिन 2019 में इन्होंने कितना किया था डिस्पैच, जो कोल का था वहाँ था 1.10 मिलियन टन। तो इसकी वजह से इन्होंने जो ग्रोथ की है, इनका जो ग्रोथ रेट है वह 150% ओवर लास्ट ईयर से मुकाबले ज़्यादा हुआ है। वो तो दिख ही रहा है कि 2.75 मिलियन टन 2020-21 में हुआ था एंड 1.10 फाइनेंशियल ईयर 19 में हुआ था कोल का डिस्पैच। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने की मिली है
ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो कोयला है किस अंडरग्राउंड माइन से निकाला गया है अभी तक की हमारी कंट्री में, तो वह झांझरा प्रोजेक्ट कोयलरी से निकाला गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि कितना प्रोड्यूस हुआ था, 3.564 है ना, और ECL ने जो डिस्पैच किया हुआ था कोल वो कितना था, 2.75 है ना, कितने प्रतिशत ग्रोथ रेट थी वो 150%। तो यहाँ से 3-4 चीज़ों के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या बोला है कि ग्रॉस सेल्स टर्नओवर 31 मार्च बात करती इसके मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इनके पास जो भी LHD है, HDL है, इंट्रोड्यूस है हुआ है 57 है माइंस ऑफ ECL है ना, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ECL टिल 2021 में, यानी कि जो अभी तक है इनका जो डेट है 31/3/2021 से है ना, आपको इसी के अनुसार जो डेटा है इसी के अनुसार दिया जा रहा है कि इन्होंने कहा है कि जो इनके पास जो है 237 है, जो 237 नंबर ऑफ HDL है, ठीक है ना अभी तक, यानी कि जो डेट आप देखना कि 31/3/2021 से लिया गया है यहाँ डेटा, कि इनके पास जो अभी तक ECL में है ना, इनकी सब्सिडरी में ECL कंपनी में, तो HDL जो है इनकी संख्या है कितनी, 237 है, और 39 इनके पास LHD है। ठीक है, 39 LHD है और 237 आपका HDL है। एंड 137 नंबर में जो है आपका 137 जो है यूडियम है इनके पास। ठीक है, ये इनके पास अभी तक का डेटा हुआ है कि इनके पास ना 237 आपका HDL है और 39 आपका LHD है और 137 जो है आपका यूडियम है। ठीक है, ये डेटा भी आपको याद रखना होगा। और आगे की ओर देखें तो इन डिफरेंट अंडरग्राउंड माइंस ऑफ ECL 2020 to 2021 प्रोडक्शन अचीव्ड फ्रॉम HDL वास, HDL के द्वारा जो प्रोडक्शन अचीव किया गया है वो कितना है, 3.927 मिलियन टन अचीव किया गया है बाय HDL, एंड फ्रॉम LHD वास 0.97 मिलियन टन जो कोल है अचीव किया गया है। नंबर ऑफ 2 यानी कि दो रोड हेडर है इनके पास, 2 रोड हेडर के द्वारा इनका जो प्रोडक्शन जो अचीव किया गया है वह है 0.76 मिलियन टन। ठीक है, रोड हेडर के द्वारा भी इन्होंने मतलब कि जो प्रोडक्शन अचीव किया है। एंड मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बाय डिप्लॉइंग कंटिन्यूस माइनर शटल कार सेट्स 7 सेट्स है, तो इनके द्वारा भी क्या है प्रोडक्शन जो अचीव किया गया उसके बारे में बता रहे हैं। तो कहाँ पर अचीव किया गया है यह बता रहे हैं कि झांझरा हो गया, सरपी हो गया, कुमरदी भी होगी, अंडरग्राउंड एंड खोटा दीही अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स एंड रनिंग सक्सेसफुली है ना, यानी कि इन 7 जगहों पर अभी भी जो है कंटिन्यूस रनिंग पर है आपके CM। ठीक है, डिप्लॉय किया गया है वहाँ पर। ठीक है, और इनके द्वारा जो प्रोडक्शन अचीव है 20-21 के फ्रॉम 4 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड हाइट कंटिन्यूस मानेंगे, जो 4 है कंटिन्यूस माइनर स्टैंडर्ड हाइट वाले, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन है, एंड 3 नंबर ऑफ लो हाइट कंटिन्यूस माइनर वास है ना, तो यानी कि 4 आपके स्टैंडर्ड साइज के हो गए और 3 आपके जो लो हाइट वाले कंटिन्यूस माइनर, इनके द्वारा जो प्रोडक्शन जो दिया गया है रेट है वह है प्रोडक्शन जो दिया गया है 3.319 मिलियन टन है। ठीक है, ये हो गया आपका ड्यूरिंग 2020 to 2021। ओके, बात करते हैं आगे की ओर। 3 में जो झांझरा जो माइंस है उस पर इन्होंने लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली रनिंग कर दिया है। ठीक है ना, लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी वहाँ पर रनिंग कर रही है, झांझरा लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी इन रनिंग सक्सेसफुली सिंस अगस्त 2016, यानी कि 2016 से ही आपका वहाँ पर लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली रनिंग पर, और उसका जो प्रोडक्शन है ड्यूरिंग 2020 to 2021 इज़ 0.99 मिलियन टन। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग रोड हेडर, यानी कि रोड हेडर को भी इंक्लूड करके बता रहा है इनका। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि झांझरा पर कौन सी मेथड चल रही है, तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड चल रही है। कब हुआ था इसका जो रनिंग हुई थी उन्होंने जो शुरुआत की थी इसकी जो 2016 में हुई थी, अगस्त 2016 में। ओवरऑल अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 9.209 मिलियन टन इन 2019-20 टू 9.30 मिलियन टन 2020-21, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेट है यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है ना, 1.1% की जो है रेट यहाँ पर बढ़ने को मिली हुई है। ठीक है, करते कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं मॉडर्नाइजेशन की ओर। तो कोल पेड मेथेन इसका फुल फॉर्म होता है ना, CBM का फुल फॉर्म है कोल पेड मेथेन है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, CBM का कोल पेड मेथेन है। और जो प्रोजेक्ट है हैज़ बीन अप्रूव्ड ECL बोर्ड। ठीक है ना, कब अप्रूव हुआ था यहाँ 20/9/2018 को अप्रूव हुआ था।
ठीक है, ये हो गया कोल बेड मेथड के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी, आप देख सकते हो इसको स्टॉप करके। ठीक है, आगे की ओर बढ़ती है सरफेस कोल गैसिफिकेशन, SCG। SCG इसका फुल फॉर्म है सरफेस कोल गैसिफिकेशन। ठीक है ना, और यहाँ जो मीटिंग हुई थी 329 मीटिंग में यहाँ हुआ था इसका अप्रूव इंगेजिंग के बारे में कि हमें अप्रूव करना है ये जो है सरफेस कोल गैसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। थोड़ा बात करते हैं सी हाई वॉल माइनिंग। द हाई वॉल माइनिंग इज प्रपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड निमचा एंड श्रीपुर कॉलरी पर, यानी कि जो हाई वॉल माइनिंग के जो प्रपोज किया गया है वह निमचा एंड श्रीपुरी कॉलरी में आपका मतलब प्रपोज किया गया था। एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका था 25/7/2018 को जो है वहाँ पर साइन हो चुका था एग्रीमेंट। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी, तो आपका लॉन्ग वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी झांझर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ठीक है, और जो हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी है जो कि है आपका निमचा एंड श्रीपुर कॉलरी में अभी चल रहा है, यानी कि अभी तो चालू भी हो गया होगा प्रोडक्शन, क्योंकि अभी तो इन्होंने बोला है कि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, बाकी इसके बारे में और कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं मैंडेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मैंडेटिंग जो सिस्टम है 2020-21 के सीजन में इन्होंने कहा है कि देयर आर टोटल 10 नंबर्स ऑफ मैंडेटिंग सिस्टम आर बी ऑपरेशन, है ना, अभी ऑपरेशन चालू है इन लोगों के, है ना। 20-21 में जो इन्होंने बता रहा है कि इनकी जो 10 जो है मैंडेटिंग सिस्टम अभी ऑपरेशन में है, जिसमें से कि बता रहा है कि झांझरा जहाँ पर 3 है ना, जहाँ पर 3 व्हीकल है, फ्री स्टेटेड व्हीकल है, एंड पारसा, निमचा, बंसरा, श्याम सुंदरपुर एंड चिनकुमारी माइन थर्ड एंड चेयर लिफ्ट सिस्टम इन ईच माइन, यानी कि जितने भी जो माइंस है यहाँ पर चेयर लिफ्ट सिस्टम लगाया गया हुआ है। ठीक है, एंड चिनकुमारी माइन फर्स्ट में 2 नंबर्स ऑफ बैटरी लोकोमोटिव हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 मैंडेटिंग सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन 2 माइंस निमचा एंड बंसर रिस्पेक्टिवली, 2 सेट ऑफ चेयर लिफ्ट सिस्टम इन ईच माइंस, यानी कि 20-21 में इन्होंने कहा है कि जो टोटल जो 10 ऑपरेशन चल रहे थे मैंडेटिंग सिस्टम के लिए, उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी है कि 3 जो है झांझरा पर लगे हुए हैं, है ना, और जो पारसा, निमचा, बंसर, श्याम सुंदर, चिनकुमारी इन जगह पर सिंगल जो है ईच माइन पर चेयर लिफ्ट सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, और चिनकुमारी माइन में 2 नंबर्स ऑफ बैटरी लोकोमोटिव है। ठीक है, और जो 21-22 के सीजन में जो मैंडेटिंग सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू इन 2 माइंस, यानी कि और 2 जो है मैंडेटिंग सिस्टम 21-22 में निमचा और बंसरा में जो है वहाँ पे सेकेंड सेट चेयर लिफ्ट सिस्टम भी लगाने की सोच रहे हैं इन लोग। ठीक है, बात करते हैं मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिप्लॉइंग इन कंटिन्यूस मैनर कंबाइंड विद शटल कार्ड 7 सेट्स। जो मास प्रोडक्शन के बारे में बात करें कि उन्होंने जो क्या किया है कि सीएम के साथ कंबाइन किया है 7 शटल कार सेट्स हैज़ बीन डिप्लॉयड। कहाँ पर जो 7 शटल कार कहाँ पर अपनी इनकी जो सीएम है कहाँ पर डिप्लॉय किया गया, इसके बारे में भी जानकारी मिल जा रही है। झांझरा, सरपी, कुम्हारदी BUG एंड खोटा दीहा UG प्रोजेक्ट्स एंड इज रनिंग सक्सेसफुली। जो 7 सेट्स हैं यानी कि इनके 7 जगहों पर कंटिन्यूस माइनर और शटल कार के सेट्स लगे हुए हैं, ऐसा कहने जा रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली रनिंग पर भी है। ठीक है, तो ये जानकारी मिल गई है। और इन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन अचीविंग ड्यूरिंग 2020 to 2021 4 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड हाइट्स एंड 3 नंबर ऑफ स्लो हाइट कंटिन्यूस माइनर वाज 3.319 मिलियन टन। ठीक है, तो इन्होंने सीएम के द्वारा भी जो प्रोडक्शन है इनका जो कॉम्बिनेशन है सीएम प्लस शटल कार है ना, यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया गया है इन्होंने। तो 3 अलग नंबर के है ना लोअर हाइट वाले एंड 4 नंबर जो स्टैंडर्ड हाइट वाले लिए गए हैं उनके कंटिन्यूस मान, और उनका प्रोडक्शन भी दिया गया है। एंड इन अ लॉन्ग वन टेक्नोलॉजी इज रनिंग सक्सेसफुली सिंस अगस्त 2016 एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2020 to 2021 0.99 मिलियन टन। इसके बारे में हम आगे चर्चा कर चुके थे पिछले। आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो हम लोग जो प्रोडक्शन अचीव किया था उस प्रोडक्शन के बारे में कुछ जो है ऑपरेशन स्टैटिक्स देख लेते हैं ना। तो ये स्टैटिक्स दिया गया तो इसमें और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन कितना है 9.309, ओपन कास्ट था 3.5695 है, ये सभी सब मिलियन टन में। ठीक है ना, प्रोडक्शन जो आपका मिलियन टन में है प्रोडक्शन। ठीक है, और जो टोटल था 45.004। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ना कि अंडरग्राउंड का कोल प्रोडक्शन कितना था, है ना, ओपन कास्ट का कितना था, और ये कब का है, ईयर एंडिंग 31 मार्च तक के इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है ना, 31 मार्च। ठीक, जो ओवरबर्डन रिमूवल कितना है 139.585, ठीक है ना, मिलियन क्यूबिक मीटर।
एंड ऑफटेक जो कोल का रिमूव किया गया उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कहाँ पर कितना कोल का ऑफटेक हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो कोल का जो ऑफटेक होता है हमारे इंडिया में पावर सेक्टर में होता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी जो कोल का ऑफटेक हुआ सबसे ज़्यादा 36.170 कोल का ऑफटेक हुआ इन पावर सेक्टर में। फिर सीमेंट सेक्टर में है आपका 0.093, फिर क्वारी कंजप्शन में भी हो गया है, फिर अदर्स में इसमें हो गया। तो ये सभी आप चीज़ें देख सकते हैं, एक बार जानकारी अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे की ओर देखते हैं। फिर है मैन पावर का है, इसमें टोटल मैन पावर है 54,866। तो टोटल जो मैन पावर है इसका ECL का जो है 54,866 टोटल मैन पावर है। और प्रोडक्टिविटी OMS मिलियन टन के बारे में देखा जाएगा तो यहाँ पर भी इनकी रेट दी हुई है, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं ना स्क्रीनशॉट ले कर। अगर हम कोल प्रोडक्शन के बारे में जो फाइनेंशियल रिजल्ट था, फाइनेंशियल रिजल्ट भी कैसा था उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा फाइनेंशियल जो रिजल्ट है डिक्रीज हुआ है कितना 18.53 प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो हमारा फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियली हमारा जो है नेगेटिव रहा। आगे की ओर देखते हैं कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो 20-21 के जो सीजन में कौन कौन से प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन हुआ तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो है बता रहा है कि आपके 4 प्रोजेक्ट जो है फॉर्मुलेशन हुए हैं ड्यूरिंग 20-21 के सीजन में है। तो कौन कौन से हैं? बोंजे मेहरी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, इतपारा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट एंड चोपरेहित प्रोजेक्ट एंड सोनेपुर बाजरी एक्सपेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो 4 प्रोजेक्ट हैं आपके जो है 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो आपका है फॉर्मुलेशन हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो है फॉर्मुलेशन हो चुके हैं और इनके बारे में आप और भी जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर। कैपेसिटी कितनी है इनकी, ये इतनी कैपेसिटी है सब, और इनकी जो एस्टिमेटेड डेप्थ भी दी हुई है, ठीक है। एस्टिमेटेड डेप्थ दी हुई है कितनी कितनी क्या क्या है, ठीक है। बात करते हैं और आगे की ओर कि कौन कौन से प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर एंड ECL सीकिंग अप्रूवल CIL बोर्ड से, है ना। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट है, तो वहाँ है मोहनपुर एक्सपेंशन PS2। तो इसको क्या हुआ है अप्रूवल मिल चुका है ECL के द्वारा एंड CIL बोर्ड के द्वारा भी, ठीक है। ये हो गए। और नीचे देख लेते हैं फाइनल अप्रूवल प्रोजेक्ट्स बाय द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ CIL ड्यूरिंग 2020-2021। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है जो फाइनल अप्रूवल मिला हुआ श्याम सुंदर अंडरग्राउंड इंक्लूडिंग सरपी यूनिट। एंड बात करते हैं कुछ सेफ्टी एंड रेस्क्यू से संबंधित। तो ECL हैज टू प्रायोरिटी टू गिव ना टूवर्ड सेफ्टी, यानी कि ECL जो हैज टू प्रायोरिटी देता है यानी कि सेफ्टी के लिए, है ना, कि 0 हार्म होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हो ही जाता है एक्सीडेंट। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कितना का एक्सीडेंट का स्टैटिक्स रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20-21 के सीजन में। तो फैटल एक्सीडेंट की जो संख्या है 20-21 के सीजन में है वहाँ है 5, है ना। तो फैटल एक्सीडेंट की संख्या है 5, फैटलिटीज़ नंबर है 6 एंड सीरियस इंजरीज हुई थी 17। एंड फैटलिटी मिलियन टन आउटपुट पर होती है। जो फैटलिटी रेट होता है ना मिलियन टन आउटपुट पर लिया जा रहा है यहाँ पर 0.133। एंड फैटलिटी जो है 3 लाख मैनशिप्स पर अलग है 0.137 है, ओके। एंड सीरियस इंजरी है मिलियन टन आउटपुट पर है 0.378 एंड सीरियस 3 लाख पर मैनशिफ्ट 0.3388। तो मैंने इसके बारे में बताया कि फैटलिटी रेट क्या होता है, सीरियस इंजरीज रेट क्या होता है, इन सभी चीज़ के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो आप मेरी वीडियो की लिंक है नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, इनके बारे में और जानकारी देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फैटल एक्सीडेंट कितने हुए थे 20-21 के सीजन में, फैटलिटी रेट, ये सभी की क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने एक मेजर अचीवमेंट किया हुआ है यहाँ भी है कि इन्होंने जो है रिडक्शन किया हुआ है एक्सीडेंट के रेट पर, जो कि है 37.50 से, है ना, फैटल एक्सीडेंट है। एंड 25% रिडक्शन हुआ है फैटलिटीज़ रेट में, है ना, ड्यूरिंग 2020-2021। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ जानकारी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इमरजेंसी अटेंडेंस, यानी कि कहाँ पर जो है इमरजेंसी हुई है। तो ये माइन से मोरिया एंड एरिया था बंकोला, डेट 16/5/2020 और 21/5/2020 को। जो नेचर ऑफ ऑक्यूरेंस था वह डेथ डेल्टा विथ स्पॉन्टेनियस सिटिंग एट कोजोरा सिम बाय कंस्ट्रक्टिंग ऑफ 5 numbers ऑफ स्टॉपिंग टू सील द फायर एरिया। तो यह कारण था कि यहाँ पर एक ऑक्यूरेंस हो गई थी, किसका कारण, स्पॉन्टेनियस सिटिंग के कारण। तो इसी प्रकार से और भी माइंस से इनका एक्यूरेंस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना।
ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो ये भी अक्यूरेंस वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ पर क्या अक्यूरेंस था, कौन सी माइंस थी, किस डेट को हुआ, तो है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे की ओर देख लेते हैं और क्वेश्चन। तो ये और भी माइंस है, आप देख सकते हैं, है ना। ये टोटल 11 माइंस है जहाँ पर जो है अक्यूरेंस हुई है, नेचर ऑफ अक्यूरेंस हुई है ना। माइंस है, उनके एरियाज है और ये डेट वाइज दी है और क्या क्या कारण। तो इनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्टॉप करके, ठीक है ना। अगर इनको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे और देखते हैं इसके बारे में और जानकारी क्या क्या मिल जाएगी इसी की, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी होगी आपके लिए उतना बेहतर होगा एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो ये है 11 शंकरपुरा मिलेनियम इंक्लाइन बंकोल एरिया है, 19/3/2021 टू 24/3/2021। डेल्टा विथ पिलर फायर at a sim by direct attacked by water followed by constructing 3 numbers of stopping to seal the fire area। तो ये कारण है, एक्सीडेंट होने के कारण है और किन किन माइंस पर किन किन डेट को हुआ। तो ये सभी कारण आपको पता चल गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। तो ये हो गया इसल के बारे में संपूर्ण जानकारी, एनुअल रिपोर्ट हो गई। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।